सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारी मम्मा। कोई बात नहीं। वैसे जब भी तुझे देखता हूँ तो मम्मी की याद आती है। कैसे? वो भी जब भी हंसती थी तो तुम्हारी तरह लगती थी। वैसे तो खाना अच्छा बना लेता है। हाँ, बाबा ने बनाना सिखाया है। अब तो वही सब कुछ है हमारे लिए। हमारे यहाँ तो कोई आदमी पानी लेने के लिए भी किचन में नहीं जाता। मैं भी नहीं जाती, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अरे अब मैं सिखा दूंगा ना किसी दिन खाना बनाना। यार बहुत अंधेरा हो गया है, आई बाबा चिल्लाएंगे। तू टेंशन ले रही है, मैं छोड़ दूंगा ना तुझे घर तक। नहीं यार शक्ति, किसी ने अगर देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो आगे आगे चल, मैं पीछे चलता हूँ, कोई नहीं देखेगा। चलो चलो बाबा। किसके साथ मुंह काला करके आ रही है? हाँ? किसके साथ? बताओ ना। काका उसकी गलती नहीं है। बाबा गलती नहीं है तो किसकी गलती है? सर आप सर गलत समझ रहे सर। आप मेरी बात सुनिए सर। अंदर लेके जा, अंदर। आप गलत समझ रहे हैं। आप कमरे में बंद कर से। तू ठीक है ना? प्यार में सब ठीक हो ही जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या? I love you। एक पल में कविता के मन में छिपी सारी भावनाएं बाहर आ रही थी, जो शायद आमतौर पर ना आती। जितना उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही थी, उनके बीच की नजदीकियां उतनी ही बढ़ रही थी। जय हीरो, दूर रहना, संभाल अपनी गंदगी को। अगर मेरे घर पे दाग लगा ना तो काट के रख दूंगा इसे। देख कविता, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ, अब मैं तुझे बार बार नहीं। आई शक्ति वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा तो सब लड़का पूछा है। इसने? तुझे जो करना था तू कर चुकी। अब चुपचाप जिस लड़के से मैं तेरी शादी करूंगा उससे शादी कर, फिर जो तेरी मर्जी में है कर। प्यार का एहसास तो सबको होता है, सबको समझ में भी आता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई मंजूरी नहीं देना चाहता है उसे। हमारा परिवार, हमारा गुरूर, अहम, सब प्यार के आड़े आ जाता है। शक्ति और कविता को कोई एक मौका भी नहीं देना चाहता था। उनकी कहानी किसी ट्रैजिक बॉलीवुड फिल्म की तरह बनती जा रही थी। कविता और शक्ति ने वो कदम उठाया जो कविता के परिवार वालों की सोच से परे था। और फिर कविता ने बिना किसी को बताए कानूनी तौर पर शक्ति से शादी कर ली। अरे आओ आओ बेटा, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो ये सब करती। अब पता नहीं चावल पूरे भरने होते कि आधे? बाबा पूरे भरने होते हैं। बेटा चावल लेके आ। वही नहीं, अच्छा हो गया आप आ गए, वरना बाबा को तो कुछ भी नहीं आता। मैं अभी लाता हूँ चावल। हाँ हाँ ठीक है, लेके आ लेके आ। मैं तुम लोगों
के लिए चाय बना के आता हूँ। बेटा मैं देखता हूँ। हाँ बाबा मैं देखता हूँ। हेलो हेलो शक्ति। जी शक्ति बोल रहा हूँ। मैं पीएसआई कर्माकर बात कर रहा हूँ। क्या इस वक्त कविता तुम्हारे साथ है? एक नंबर का धोखेबाज है ये। फंसाया है यहाँ इसने हमारी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इनकी बराबरी का नहीं हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं। जबरदस्ती भगा के ले गए मेरी बेटी को। हाँ। कविता बताओ साहब को सब कुछ बताओ। कविता बेटा तू सच बता दे, हम सब तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर बेटा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बात करनी है उससे। तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है। कविता सर, इस लड़के ने जरूर मेरी बेटी को कुछ पिलाया है। मुझे बात करनी मेरी बेटी से। प्राची आइए। कविता सुनना बेटा, आना। ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, इसीलिए इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे तुझे तेरे बाबा। अरे उसी दिन तेरी अकल ठिकाने पर लगा देनी चाहिए थी, बेशर्म कहेगी। देख कविता, बात समझने की कोशिश कर। अरे अच्छा होगा वो लड़का, लेकिन कैसे रहेगी तू उन लोग के साथ? कुछ भी नहीं है, भिखारी है एक नंबर के। अरे खाने तक के पैसे नहीं उन लोग के पास। खुद तो भूखा रहेगा, तुझे भी भूखा मारेगा। आगे की सोच, आगे की। मैंने सोच रखा है आगे का, सब ठीक हो जाएगा। तुझे बात ऐसे समझ में नहीं आएगी? इसका मतलब तू हमारे साथ नहीं जा रही ना वापस? तेरे माँ बाप, तेरा परिवार तेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। मतलब रखते हैं, इसीलिए तो समझा रही हूँ। आप लोग की भी मेरी जिंदगी में उतना ही महत्व है जितना शक्ति का है। कैसे जबान चला रही है? हाँ? लड़की कान खोल के सुन ले, अगर तुझे उन लोगों के साथ रहना है ना, तो हमारे और हमारे परिवार से तेरा कोई मतलब नहीं। और ये जो गरीबी में जीने का शौक है ना तुझे, तो ये जो जेवर गहने पहने हैं ना, उतार इसे। चल उतार। चलो दीदी। बाबा, आप तो जानते हैं ना मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। आप सब लोग मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन मैं शक्ति से भी उतना ही प्यार करती हूँ। मैं आप सबको मना के उसके साथ रहना चाहती हूँ, मगर आप लोग बस करिए सब कुछ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पुलिस स्टेशन में ही सब। हरिओम जी, आपकी बेटी बालिग है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी है। अब अगर इनके पास भी है ना, आप कर्माकर चल दोनों फैमिली से रिटर्न में लो। देखता हूं कौन क्या करता है। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? कविता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुझे पता है तेरे घर वाले तुझसे कितना प्यार करते हैं। बस ये समाज की वजह से थोड़ा सा गुस्सा है तुझसे। गुस्सा नहीं है, नफरत करने लगे हैं वो लोग मुझसे, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की। और वो भी कविता, अभी वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे। हमें उन्हें साबित करना होगा कि तूने जो फैसला लिया था ना, वो गलत नहीं है। हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और तुझे पता है, एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद तेरे माँ बाप अपने आप मान जाएंगे। हमारे बारे में तो सोच के रखा है। मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगी और फिर नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है कविता। हमेशा के लिए नहीं, मैं इंजीनियरिंग छोड़कर एक छोटी सी जॉब ढूंढ लूंगी और पैसे कमाऊंगी। और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लूंगी। ये आइडिया तो अच्छा है, और हम हमारे घर पर भी ध्यान दे सकेंगे। और पैसों का हिसाब भी अच्छे से रखना होगा, फिजूल खर्ची भी बंद करनी होगी। महीने भर का राशन भी सोच समझकर भरना होगा। जोश में लिए गए ऐसे फैसलों को अक्सर समाज तिरस्कार की नजरों से देखता है, और जो जोड़े भागकर शादी करते हैं
उन्हें तो ज्यादातर स्वार्थी और बेवकूफ भी कहा जाता है, लेकिन कोई उनके सामने खड़ी चुनौतियों को नहीं देखता है। ऐसी हालत में वो आम जिंदगी और प्यार के लिए भी संघर्ष कर रहे होते हैं। कविता और शक्ति ने जोश में ही सही, लेकिन बहुत सोच समझकर इतना बड़ा कदम उठाया था, और इसीलिए कविता अपनी सारी परेशानियों का सामना करने को भी तैयार थी। लेकिन उसके परिवार और समाज वालों ने उसका ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं बनने दिया। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेटा बहुत अच्छा खाना बना है। वैसे भी ये तुअर की दाल तो घर में सबको पसंद है। खा ले बेटा, खा ले। सॉरी शेफ, मुझे भी बनाना नहीं आता है, पर मैं सीख जाऊंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। खूब कड़ू है। अरे कविता, अरे यार इतना बुरा भी नहीं बना है बाबा खाना। और ये शिव के तो ऐसे ही नखरे बहुत है। तो मैंने कहा था ना, तुम धीरे धीरे सब कुछ बनाना सीख जाओगे। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। पता है, मैं भी खाते वक्त ऐसे ही नाटक करती थी और बाबा सब सुनकर लेते थे। मैं समझ सकता हूँ कविता। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? पोहे से शुरुआत करते हैं। रहने दो, मैं बना लूंगी। अरे कविता, मैंने तुझसे इसीलिए शादी नहीं की कि तुझसे खाना बनवाऊं। तुझसे पहले भी खाना बनाता था, याद है ना? और अगर तुझे याद है तो मैंने तुझे कहा था एक दिन तुझे खाना बनाना जरूर सिखाऊंगा। चल पाव बना। ये प्याज है। मासा डब्बा। बाबा आज न्यूज़पेपर आया नहीं है। आपको याद है ना, आज आपको डॉक्टर के पास जाना है। हाँ बेटा। आप चले जाना, मैं आ नहीं पाऊंगी। ठीक है। चलो शिव। अरे देख देख, शर्म भी नहीं आती इसको। ये कौन सा फैशन है इसका? बस अब नाक कटवानी बाकी है। अरे बाल कटवाने तो कोई लड़की लड़का नहीं बनाती है। शिव, शिव बैठ। आप कपड़ा चेंज करके आओ, मैं ऑटो रुकवाता हूँ। नहीं शिव, मैं रोज रोज लेट नहीं हो सकती। बैठो। चलो भैया। पता नहीं क्या करना चाहती है लड़की। पता नहीं दादा, इसलिए तो लोग लड़के को पैदा होते ही मार देते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाय कविता, ये तुम्हारी कल की रिपोर्ट।
मैं जितना जल्दी होता है पहुंचने की कोशिश करती हूँ। जज साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए इन्हें बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स की 60वीं बेल एप्लीकेशन है। 60वीं नहीं योर ऑनर, 68वीं। और इससे साबित होता है कि इनको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की उम्र और सेहत को भी ध्यान में रखा जाए। इनके लिए इस उम्र में जेल सही जगह नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार इन्हें बेल मिलनी ही चाहिए। नहीं सर, प्लीज इन्हें मत छोड़िए। केस की गंभीरता को देखते हुए इस वक्त इन लोगों को बेल पर छोड़ना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए बेल एप्लीकेशन रद्द की जाती है। कविता, तू ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? बेटा, तू इतना नफरत करती है हमसे? हाँ कविता, ये क्या करी? चलिए चलिए चलिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। हर एक शख्स का अपने परिवार के साथ एक अटूट और अनोखा रिश्ता होता है जिसे किसी भी परिभाषा में समझाया नहीं जा सकता, खासकर अपने माता पिता के साथ। लेकिन फिर भी आए दिन समाज में इस पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर देने वाले किस्से होते हैं, जुर्म होते हैं। लेकिन इस परिवार की क्या कहानी थी? क्यों एक बेटी अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर रही थी? आखिर कौन जिम्मेदार था? क्या हो बेटा? आप ठीक तो है? बेटा जब पानी लेके आ। बेटा तू ठीक है ना? कल रात? जी बाबा। कविता, 1 साल हो गए और आज भी ये सब संभालो अपने आप को। बाबा, आज के फैसले के बाद शायद कुछ नए सपनों के लिए जगह बनेगी। पूरे केस और जुर्म की गहराई को समझते हुए कोर्ट ये फैसला करती है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में माना जाएगा। इसलिए ये कोर्ट मुख्य आरोपी हरिओम को कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती है। साथ ही साथ शक्ति और कविता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए 10 साल की सजा और बाकी आरोपों के लिए 3 साल की सजा सुनाती है। सारी सजाएं समवर्ती होंगी और सजा पूरी होने के बाद उन्हें फांसी दी जाएगी। सह आरोपी बिकाजी, सुरेश और चंदू को भी कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती है। उसके साथ आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल की सजा, आईपीसी की धारा 147 के तहत 5 साल की सजा और आईपीसी की धारा 148 के तहत 3 साल की सजा सुनाती है। ये सारी सजाएं भी समवर्ती होंगी और सजा पूरी होने के बाद फांसी दी जाएगी। सह आरोपी हरीश और वृंदा को 6 साल की कड़ी कारावास की सजा सुनाती है। कोर्ट लड़की की मां मंजरी और चाचा राजेंद्र को कड़ी चेतावनी देकर बरी करती है। ये बहुत गलत फैसला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको तो मर जाना चाहिए नालायक। कविता जी, क्या आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। मेरे पिता और बाकियों को उनकी किए की सजा मिली, लेकिन मेरी माँ और काका अभी भी बाहर हैं। वो भी गुनहगार हैं और उन्हें भी उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं इस लड़ाई को खत्म करके रहूँगी। अभी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाऊंगी। ये ऊंच नीच का भेदभाव मुझे हटाना है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ हो किसी और के साथ भी हो। मैं चुप नहीं बैठूंगी। घर का ये हाल कैसे? शिव! 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 ये क्या हो गया शिव? क्या हुआ शिव? शिव तो ठीक है। शिव, चलो बड़ी शिव। किसी के भी चेहरे नहीं दिख रहे थे।
क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था। घर में घुसने के बाद तोड़फोड़ चालू की। मुझे उन्होंने बहुत पीटा। सचिन सर, इनके घर के बाहर हर वक्त 2 पुलिस वाले तैनात रखो सिक्योरिटी के लिए। ओके सर। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आपको भी संभल के रहना होगा। आपकी बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंची, बहुत से लोगों का गुस्सा भी उगल रहा है, इसलिए अभी आपको सतर्क रहना होगा। हाँ नागर, बोलो। क्या? ठीक है सर, कविता जी के घर पे कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है। ठीक है, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो लोग जोर लगाकर पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कविता जी की फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। कविता के घर की तरफ लो। क्या हुआ सर? कविता जी और उनके परिवार वाले नहीं। क्या मतलब? सर, जैसे ही यहाँ पे पत्थरबाजी हुई तो हम बाइक वालों के पीछे भागे। इतने में ही पीछे से दूसरी बाइक आई। और जैसे ही घर पर आकर देखा तो घर पे कोई भी नहीं था। देखते ही देखते हालात हाथ से फिसल चुके थे। कविता, उसके ससुर और देवर अचानक घर से गायब हो गए। क्या वो किसी मुसीबत में थे? पुलिस पर अब उन्हें ढूंढकर सुरक्षित रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इन सारी बातों की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। सीधी सादी कविता हंसी खुशी अपने परिवार के साथ थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। ताऊ जी। अरे क्या कर रहा बच्चा? आई बाबा की एनिवर्सरी है ना, तो वीडियो मैसेज बना रहा हूँ। आप कुछ बोलिए। हरिओम और मंजरी कितने अच्छे हैं। चाचा जी। भैया और भाभी, यू आर द बेस्ट कपल्स इन द वर्ल्ड। एक मिनट रुक जा। बाल ठीक है ना मेरे? भाई नहीं, मैं बहुत किस्मत वाली थी, आप मुझे मिली। आपने तो मुझे बड़ी बहन जैसा प्यार दिया है। हैप्पी क्या बोलूं? एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। दीदी। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे दीदी बोलो ना। मेरे आई बाबा सबसे बेस्ट हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ उनके यहाँ पर पैदा होके। हैप्पी एनिवर्सरी आई बाबा। और मेरी तरफ से भी हैप्पी एनिवर्सरी आई बाबा, है ना? तू हमारा अभिमान है बेटा। हमारे घर की तू पहली होगी जो इंजीनियर बनेगी, और हम पूरी बरादरी में सर ऊंचा रख के घूमेंगे। मेरी बात मान, शादी कर दे इसकी। ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। इस तरह से लड़की को घर से बाहर भेजेगा तो कब तक बचा कर रखेगा तू अपने अभिमान को? बाबू, कविता बड़ी हो गई है, सब समझती है, ये सब ध्यान रखेगी, ये है ना बेटा? अरे पापा, आपने क्या ये कविता दी लगा रखा है? आज आपकी एनिवर्सरी है, छोड़ो ना ये सब। एक मिनट, हाँ मैं कुछ भूल गई। 1 मिनट आ रही हूँ अभी।
मैंने तुझसे कहा है ना मुझसे दूर रहा कर। वो सॉरी मैम, मैं तो बस वो ये ले ले। पता है एग्जाम है वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है बहुत टाइम से। मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था मैकेनिक का एग्जाम से। थोड़ा किचन के काम पे भी ना ध्यान दे, वरना आगे चलकर वो भी समझ में नहीं आएगा। अरे वो पढ़ाई के बारे में बात कर रही है। बरोबर आए, लेकिन आगे चलकर शादी करके पति को क्या खिलाएगी? पढ़ाई? शादी में अभी बहुत टाइम है। हंसा हंसा। तुम दोनों बाप बेटी को ना सिर्फ हंसना ही आता है और कुछ नहीं। ये लो खाओ। ये देखो जिप तो इसका बंद होता नहीं है, बातें करने चली बड़ी बड़ी। ये ले ले। क्या है ये? माई मैकेनिकल का समय। थैंक यू। भैया 2 राइस प्लेट देना। खाना तो खत्म हो गया है, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स हैं, दे दूं क्या? अच्छा ठीक है, चलो चिप्स ही दे दो। अरे यार बहुत भूख लगी है यार। ये तेरे साथ में रोज एक्स्ट्रा लेक्चर्स अटेंड करने लग गए ना, तो मुझे तो रोज भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे भैया पहले ही बोल देते खाना है। थैंक गॉड यार खाना मिल गया। थैंक यू थैंक यू। भैया पैसे ले लो जल्दी। इस चीज के पैसे? खाना तो उन्होंने दिया है। अरे यार हमने इसके घर का खाना खाया, अब सब उल्टी करनी पड़ेगी। थैंक यू, तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, उनको मेरा थैंक यू बोलना। हाँ, मेरी मम्मी नहीं है, खाना मैंने बनाया। ओह गॉड, सिंपैथी पाने के लिए इतना बड़ा झूठ। कविता चलो लेट हो रहा है। ये लो तुम्हारा टिफिन। शिव बेटा तुम भी जल्दी करो, थोड़ी देर हो रही है। कोई है? देख बेटा कौन है, जाओ जरा। शक्ति दादा। बाबा, मैं कविता को मिलने आया हूँ। हरिओम को मैं समझा दूंगा, और अब तो मेरी बेटी आपके घर की बहू बन गई है। अब सारे झगड़े खत्म होने चाहिए। शक्ति बेटा, मैं सबको मना लूंगा। मुझे सबसे पहले अपनी कविता को मनाना होगा। आ बेटा, आ मेरे पास आ बेटा, आ मेरे बच्चे। ये लो बेटा। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं काका, ये तो कॉलेज जा रहे थे और बाबा काम पर, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बेटी का ही घर है। और कविता बेटा इन्हें अच्छे से खाना वाना खिला दो और मुझे क्षमा कीजिए, मुझे काम पे जाना पड़ेगा। चल बेटा शिव, जल्दी चल जल्दी चल। काका तुम ही बसा। काका आप बैठिए, मैं निकलता हूँ। चलिए। सुनिए, मैं अगर आज नौकरी ढूंढने नहीं गई तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आज काका जी के साथ ही रुक जाओ, ये तो और अच्छी बात है, हम यही तो चाहते थे। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई।
वरना मुझे अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ता। काका हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। है बेटा, है। कविता, कविता, इससे कुछ होना जाना नहीं है। समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे पति को फोन कीजिए। कविता के कहने पर तांत्रिक ने शक्ति को फोन किया और इस तरह से कविता के बारे में पुलिस को पता चला। और फिर पुलिस ने हरिओम से कहा कि कविता को लेकर वो पुलिस स्टेशन आ जाए। हरिओम, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर कविता को सही सलामत पुलिस स्टेशन नहीं लेकर आए ना, तो पूरे शहर में तुम्हारे परिवार का एक भी आदमी नजर नहीं आएगा। याद रखना। मेरी वार्निंग के बाद भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लड़की को हाथ लगाने की? किडनैपिंग, काला जादू, जान से मारने की कोशिश। उम्र भर के लिए जेल में सड़ोगे तुम लोग। कविता, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं। इनके खिलाफ तुम्हें FIR करनी होगी। मुझे बस ये सब खत्म करना है। मुझे अपने घर वापस जाना है। कविता, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। वो मेरा परिवार है, मेरे आई बाबा है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कितना मुश्किल होता है अपने ही परिवार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करना, फिर वो चाहे अपराधी क्यों ना हो। और वो भी तब जब कविता आज भी उनकी नफरत भरी आंखों के पीछे प्यार की उम्मीद ढूंढ रही थी। लेकिन जो परिवार कविता के सर से उसके प्यार का भूत उतारने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपना रहा था, क्या वो परिवार किसी भी तरह के प्यार का हकदार है? कविता अपने परिवार पर भरोसा करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही थी? हाँ, ये अच्छा है। नहीं, ये अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो सस्ता है ना। ये अच्छा है। कल तुम्हारा एनुअल डे है, तुम ये लो। तुम इसमें ज्यादा अच्छे लगोगे। आपके सामने कोई मना कर सकता है? ठीक है भैया, दे दीजिए ये लीजिए भैया। अब सारे पैसे तो खत्म हो गए। तो क्या हुआ? तुम 4 दिन दाल चावल नहीं खा सकते? हाँ, दाल चावल हमको ये 40 रुपए बचे हुए उसमें खाने पड़ेंगे। चलता है ना शक्ति। चलो मैनेज कर ले। विठल भाई, निकल गया लोग। चल निकल। दिन दहाड़े 3 अनजान लोगों ने भरी सड़क पर कविता और शक्ति पर हमला किया और देखते ही देखते उनकी हंसी चीखों में बदल गई। हॉस्पिटल ले चलो उसे। एम्बुलेंस को फोन करो। शक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन कविता में अब भी जान बाकी थी। लेकिन कब तक उसकी जान इस क्रूरता का सामना करती रहेगी? और किस बात की सजा मिल रही थी इन दोनों को? प्यार की। लाख लाख शुक्र। बेटा क्या चाहिए? बेटा
शक्ति। सर, एक ऑटो रिक्शा वाले और दुकान वाले ने गवाही दी है कि मौका वारदात पे वो दोनों मौजूद थे। और सर, हमारे डेटाबेस में भी इन तीनों की पहचान हो गई है। सर, ये तीनों एक नंबर के बदमाश हैं और फिलहाल 3 महीने से नागपुर जेल से फरार है। सर, इससे पहले भी इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लग चुका है। ढूंढो इन तीनों को। वैसे कर्माकर, कविता की फैमिली के अलावा ये काम किसी और का नहीं हो सकता, लेकिन इस बार हमें ठोस सबूत चाहिए। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। सब पे नजर रखो, देखो कि कविता की फैमिली के अलावा कोई और भी इस काम में शामिल है क्या। ओके सर। सर, कविता जी अब बात कर सकते हैं। कविता, किसने किया ये सब? तुम्हारे घर वाले या फिर कोई और? देखो कविता, उनको उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुम्हारी शिकायत के बिना हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार की तरह वो इस बार भी बच जाएंगे। उन लोगों ने मारा है मेरे शक्ति को। किसने? किसने मारा है? मेरे घर वालों ने, मेरे आए पापा ने। कविता जी, आपकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, सब अरेस्ट हो गए। कविता, ये क्या कर रही थी बेटा तू? हाँ? ये क्या कर रही थी? नहीं बेटा नहीं, तू ऐसे हार नहीं मान सकती है। तुझे लड़ना होगा शक्ति के लिए। तू तो इस घर का सहारा है, और हम शक्ति को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। हाँ। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके परिवार वालों में से किसी को भी बेल ना मिले। तब तक उनका जेल में रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलेंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और आप हिम्मत मत हारिए। पूरा समाज आपके परिवार के पीछे मजबूती के साथ खड़ा है। लड़ना है तो आखिरी तक लड़ना पड़ेगा। मैं हूं, आप कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सर, हरिओम के बैंक स्टेटमेंट है। सर, जिस दिन शक्ति का मर्डर हुआ उस दिन इसने बैंक से 70,000 रुपए निकाले थे। और फिर एक लॉज से उन हमलावरों के बारे में पता चला। एक्सक्यूज मी, क्या ये लोग आपके यहाँ पे आए थे? आखिरकार पुलिस ने उन तीनों हमलावरों को धर दबोचा। मैं नहीं मरवाया उसे। वो लड़की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कितना समझाया, मैं उसे बहुत प्यार करता था और लाडली है वो मेरी, लेकिन उसके सर पर तो प्यार का भूत सवार था। साहब, मैं शक्ति को 10 लाख रुपए देने को तैयार था। 10 लाख। इतना पैसा उसके खानदान में कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन नहीं। फिर क्या था, मैंने अपने चचेरे भाई को फोन कर दिया। वो पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। उसने मुझे वो लड़के लाके दे दिए। सर, जब तक काम नहीं हो जाता यहीं रुको,
काम होते ही निकल जाना और जाते जाते बाकी पैसे भी लेते जाना। फिलहाल ये 50 रखो। देखो भाऊ, वैसे तो पूरा ही पैसा लेते हैं हम, लेकिन काका जी की इज्जत का सवाल है, इसलिए ठीक है। चलो रे साहिब, फिर से हमारे खानदान में किसी ने ऐसा किया ना तो फिर दोबारा ऐसे ही करूंगा मैं। ऐसी लड़कियां समाज पर धब्बा होती हैं। पाल पोस के बड़ा किया उसने मेरे ही मुंह पर कीचड़ उछाला। ऐसे लड़के से संबंध बनाया जिसके साथ उठना बैठना हम अपना अपमान समझते हैं। मान सम्मान सब कुछ बेचाई बाजार में वो। तुम्हारा ये खोखला मान सम्मान तुम्हें फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाएगा। तुम जैसे लोग समाज के लिए धब्बा हो। कविता तो अभिमान है। आखिरकार लंबी सुनवाइयों और पेशियों के बाद कविता ने शक्ति को इंसाफ दिला ही दिया। इस अमानवीय जुर्म में अदालत ने सबको दोषी पाया और सबको कड़ी सजा सुनाई। लेकिन कविता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी मां और काका के खिलाफ उसका केस अब भी चल रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कविता ने एक मुहिम छेड़ी है, शिक्षा की मुहिम। क्योंकि ऐसे जुर्म तभी कम होंगे जब लोग समाज, परिवार, गुरूर, अहम से ऊपर उठकर जिंदगी को देखेंगे और दूसरों के अधिकार का सम्मान करेंगे। लेकिन इस पूरी मुहिम में कविता के ऊपर मंडरा रहा खतरा कभी कम नहीं हुआ था। उसे और शक्ति के घर वालों को लगातार धमकियां मिलती रही और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगे। लेकिन पुलिस ने उनके नए ठिकाने का पता लगा ही लिया। कौन? महेश जी, दरवाजा खोलिए। आप कौन? पुलिस इंस्पेक्टर देशमुख। आई एम सॉरी सर, आजकल छुपने के अलावा और कुछ आ रहा ही नहीं है हमारे पास। और मैं जानती हूँ इतने ताकतवर लोगों के सामने आप भी कुछ नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ कविता जी, इसलिए मैं खुद आया हूँ आपकी सुरक्षा का जायजा लेने। कविता की जिंदगी में सबसे बड़ा घाव उन्होंने ही दिया था जिन्होंने उसे जिंदगी दी थी और शायद इसी वजह से वो मजबूती से इससे उबर पाई थी और परिस्थितियों का शिकार होने की बजाय उनका सामना करते हुए वो उन परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने लगी। ये आसान नहीं था और आगे भी आसान नहीं होगा। ऊंच नीच की इस व्यवस्था को हमारे समाज की जड़ से निकालकर फेंक देने की इस लड़ाई में कविता का संघर्ष आज भी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि कविता और उसके जैसे लोगों का ये संघर्ष एक दिन कामयाब होगा और हम वो दिन जरूर देखेंगे जहां पर प्यार का इजहार करना जुर्म नहीं बल्कि अधिकार होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।